हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। कुछ जी न्यूज़ के अनुसार सीटेट का नोटिफिकेशन मई मंथ के अंत तक आ सकता है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन अगर मई मंथ में आएगा तो उसकी तैयारी कैसे करें। उसी से संबंधित ये वीडियो है। ये सीटेट पेपर 1 के लिए विशेष वीडियो है और इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कैसे तैयारी करें। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी पिछले यानी पूर्व में जो भी प्रश्न सीटेट के द्वारा, किसी अन्य टेट के द्वारा नहीं, सीटेट के द्वारा जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसे आराम से ऑफिशियल आंसर की के साथ सही कर लीजिए, बना लीजिए, वो भी कारण के साथ। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहला प्रश्न लेते हैं। ये पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। अब ये आपको बताना है, आपके सामने है ये 4 ऑप्शन। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो 3 गलत हैं तो तीनों गलत कैसे हैं। चौथा अगर सही है यानी चारों में से कोई एक सही है तो कैसे सही है, इस कारण के साथ प्रीवियस ईयर बना लीजिए। हम कहेंगे कि ईवीएस का भी बना लीजिए, बाल विकास का बना लीजिए, हिंदी का बना लीजिए, इंग्लिश का बना लीजिए और मैथ को बना के समझ लीजिए और उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लीजिए। निश्चित रूप से आप सीटेट पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। और इस बार जो सीटेट हुआ है आप जानते हैं कि बहुत सारा, लगभग 23 आपको मिल जाएंगे। और पेपर 2 का भी देखा जाएगा, साइकोलॉजी जोड़ दिया जाएगा, लगभग 47 यानी 40 के करीब में आपको एक तरह से कहा जाए ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट, ऑफिशियल आंसर की के साथ मिल रहे हैं। इसके बाद भी इतना बन जाने के बाद भी और भी जो सीटेट का एग्जाम हुआ है 18, 16 इन सारे सालों में हुआ उसे भी बना डालते हैं तो समझिए नाले पे दाला हो जाए। कोई नहीं रोकेगा आपको सीटेट को आराम से क्रैक करने में। तो चलिए इसका पहला संस्करण लेके आ रहे हैं और जो हिंदी क्लब ऐप है उस पर भी इस चीज़ को अपडेट किया जाएगा, यानी जो भी उसका नोट्स है उसमें भी इसको इंक्लूड करके अपडेट किया जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते। बहुत दिनों से आप लोग का डिमांड था कि सीटेट की तैयारी कैसे होगी, कहाँ से होगी, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी क्लब के नए चैनल पे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, नहीं कोई डिसलाइक करके जाइएगा, चैनल छोड़ के भी जाइएगा, इतना छोड़ देते हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। आराम से पढ़ेंगे प्रश्न को, जब जाइएगा तो आराम से प्रश्नों को पढ़िएगा। आपको ये भी नहीं पता कि इसका उत्तर क्या होगा, सारा चीज़ कुछ भी नहीं पता है तो भी प्रश्न को पढ़ के प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कौन सा कथन, यानी 4 कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को इन्होंने कथन कहा है कि चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है ये बताना है। यानी 3 ऑप्शन इनके गलत है, एक कोई ऑप्शन इनका सही है। वो किसके बारे में पूछा गया ऐसे ही अंडरलाइन करके वहां पे बनाइएगा। को व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया यानी किसी भी व्यक्ति का जब विकास होता है उस प्रक्रिया के बारे में। यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति, आप समझ रहे हैं हम आप सभी व्यक्ति हैं और इसके क्या विकास, और विकास जब शब्द आता है तो इसके साथ वृद्धि भी इंक्लूड हो जाता है और विकास और वृद्धि में दोनों में बहुत अंतर है। वृद्धि जो होता है एक स्तर पे जाके रुक जाता है, लेकिन विकास जो होता है जीवन पर्यंत हमेशा चलते हुए रहता है। आप एक चीज़ इसमें और चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे। पहला चीज़ कि विकास जो होता है चरण वाइज होता है, क्रम के अनुसार होता है। यानी पहला जो अवस्था होगा इस अवस्था में होगा, ये गुण इस अवस्था में आएंगे, दूसरा चरण कह लीजिए या अवस्था कर लीजिए तो उसमें ये गुण आएंगे, तीसरे में ये आएगा, चौथे में ये आएगा। तो ये मतलब चरण वाइज या क्रम वाइज आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें जरूर याद रखिएगा, ये निरंतर नहीं होता है, दोनों में अंतर है, क्रम और निरंतर में अंतर याद रखिएगा। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। कोई ये निरंतर नहीं होता है लेकिन क्रम वाइज हो सकता है, क्रम वाइज हो सकता है। मतलब एक ही बार मान लीजिए कोई बच्चा है, एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं, कोई बच्चा है उसका विकास कैसे होगा, डायरेक्ट प्रौढ़ावस्था वाला विकास तो नहीं हो जाएगा, उसके गुण तो नहीं आ जाएंगे, पहले शैशवावस्था के आएंगे, उसके बाद बाल्यावस्था के आएंगे, उसके बाद किशोरावस्था के आएंगे, इस तरीके से चरण वाइज वो बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और प्रश्न आता है, हमेशा पूछा जाता है कि शैशवावस्था का आयु क्या होता है, मतलब से बाल्यावस्था का आयु क्या होता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड करके पूछ दिया जाता है। तो ये जो पियाजे का जो दिया गया है
प्याजे जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, इसी तरीके से इसको इंक्लूड करके अलग अलग भागों में आप याद कर लीजिएगा। ये वीडियोस बने हुए हैं, उस पर देख लीजिएगा, नहीं तो हम फिर कभी बता देंगे अगर इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो जैसे पूछा जाए शैशवावस्था की आयु क्या है, को इन्होंने क्या किया था, प्याजे ने क्या बांटा था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, उन्होंने सॉरी पूर्व संक्रिया, पहले उनका कौन सा है, सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर पहला हो गया। चलिए प्याजे पे जब प्रश्न आएगा तो उसे हम पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पहला प्रश्न के बारे में ये कर रहे थे। देखिए इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है ये कि जब हम बोलना शुरू करेंगे तो प्रश्न छूट जाएगा, लेकिन बहुत सारे ज्ञान आपके अंदर चले जाएंगे। अब वो प्रश्न आएंगे, देखिए कैसे आते हैं, सारे प्रश्न आएंगे जो जो हमने एक एक बात अगर हम बोल दें इस साइकोलॉजी में इस तरीके से याद हो गया है कि वो सारे प्रश्न निश्चित रूप से फंसते हैं। आप मात्र 2, 3 या 5 पेज का देख लीजिएगा हिंदी क्लब का नोट्स जो आपका बना है धमाका सीरीज का, देखिएगा उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में, सही है, व्यक्ति का विकास आप समझ गए। अब विकास की प्रक्रिया में कौन सा सही है ये बताना है। आपके सामने हम आपको 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। पहला चीज़ लिख रहा है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। विकास की प्रक्रिया जो होती है एक दिशीय होती है, एक ही दिशा में होता है, एक ही आयाम में होता है। कहने का मतलब यही, एक ही आयाम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे डायमेंशन वगैरह लिखा होगा। अंग्रेजी भी कभी कभी जरूर देख लीजिएगा, डायमेंशन यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ चलिए, यानी एक ही आयाम होता है। तो आपको हमने बहुत पहले से बता रखा है कि ये एक आयाम नहीं होता है, बहुआयामी होता है। क्या होता है, बहुआयामी होता है। याद रखिएगा विकास की जो प्रक्रिया होती है बहुआयामी होता है। अब आप पूछेंगे बहुआयामी कैसे, तो जैसे में जैविक आयाम होता है, आपका संज्ञानात्मक आयाम होता है। जैविक आयाम क्या, जैसे में बच्चे को माँ से जो लगाव हो जाता है उसको जैविक कहते हैं। मतलब लगाव, जैसे बच्चे को लगाव होता है ना माँ से, मतलब सारा चीज़ उतना तोड़ेंगे तो और एक प्रश्न में 1 घंटे लग जाएंगे। संज्ञानात्मक क्या, जो भाषा का विकास वगैरह होता है संज्ञानात्मक में जोड़ दीजिएगा। ये सारी चीज़ क्या हो गया, आयाम हुआ। तो ये बहुआयामी होता है। क्या होता है बाबू, बहुआयामी होता है। याद यही लाइन रखना आपको, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी या बहुदिशीय होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मैं काट दूं, बिल्कुल, और ये याद भी हो गया होगा आपको। दूसरा ऑप्शन, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। केवल, जब भी ऑप्शन में केवल शब्द मिले, जब भी कभी भी एग्जाम दे रहे हैं अगर उसमें केवल शब्द कहीं लगा हुआ है तो केवल का मतलब होता है इंडिविजुअल किसी एक चीज को इंडिकेट करना। तो जब भी सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, अब वहाँ यहाँ नहीं शब्द लगा दे तो अलग मैटर है, कि नहीं शब्द भी खोज लीजिएगा। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल चीज़ को इंडिकेट करता हुआ इस तरह का ऑप्शन मिले तो कुछ नहीं करना, देख के काट देना। थोड़ा समझिएगा। तो इन्होंने केवल एक शब्द यूज किया, आनुवंशिकता। तो ऐसा थोड़े ही है कि यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, केवल आनुवंशिकता से थोड़ी होता है। केवल लगा, काटा, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 2 और ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन छोड़ते हैं, चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। कभी भी कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए उसे छोड़ दीजिए, बाकी सब ऑप्शन समझने की कोशिश कीजिए। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। फिर इन्होंने लगाया केवल, क्या लगाया इन्होंने, वो केवल को हमने कहा ऐसे काटिए, फिर इसको ऐसे काटिए, जो बच गया वो करेक्ट आंसर है। कितना आसान है सीटेट निकालना, कुछ बताना पड़ा, कुछ समझाना पड़ा। अगर हिंदी क्लब पे पढ़ेंगे, ये नया चैनल है, थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। हिंदी क्लब पे पढ़ना है तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी में आपके नंबर फिक्स होंगे। आपके अगर ईवीएस है, ईवीएस में भी आपके नंबर फिक्स होंगे। अगर मैंने मैथ का भी क्लास लिया तो वो भी आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। हिंदी का भी लिया तो वो भी फिक्स हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं गर्मी का छुट्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वीडियो दे। तो ये वीडियो लगातार आपको कब मिलेंगे, जब आप की संख्या ज़्यादा होगी, व्यूज़ वगैरह ज़्यादा होंगे, आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो निश्चित रूप से आपको लगातार मिलने लगेंगे। और यहाँ पे पढ़ने के बाद मतलब साइकोलॉजी में बस आंख बंद रहेगा, मार देंगे, वो भी नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, जो बच गया वो करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे जब चर्चा हो रहा है आनुवंशिकता और वातावरण का, तो एक और चीज़ समझ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, लेकिन समझ लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। हम चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से 100% क्रैक कर लें। जब यहाँ पे आनुवंशिकता है तो आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, दोनों ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, इन दोनों के लिए एक शब्द भी आता है, कभी कभी पूछ ही देता, हमेशा पूछा गया, पूछ क्या देता, हमेशा पूछा जाता है। आनुवंशिकता के लिए शब्द आया है प्रकृति, और वातावरण के लिए आया है पोषण।
वो थोड़ा सही कर लीजिएगा, अच्छे से लिख नहीं पाए। ये प है, पोषण, दोनों के लिए शब्द आए हैं। अब ये पूछिएगा कि प्रकृति कैसे, पोषण कैसे। अब पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये भी आपके मन में डाउट होगा। प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपको याद भी हो गया होगा। प्रकृति कैसे, जैसे अनुवांशिक गुण होता क्या है, जो हमें माता पिता से, जो भी आपके पूर्वज हैं उनसे, यानी आपसे जो बड़े हैं, जिनके थ्रू आपका जनरेशन बढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है, तो उनसे कुछ गुण आपको मिल जाते हैं, तो ये अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। ठीक। और ये माता पिता को क्या कहा गया है, या पूर्वज, वो भगवान के रूप होते हैं। क्या होते हैं? भगवान के रूप होते हैं। तो भगवान को हम प्रकृति कहते हैं, जनरल भाषा में प्रकृति कहा जाता है, इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है प्रकृति शब्द से। पूछेगा यही कि मतलब ये पूछ देगा अनुवांशिकता और ये वातावरण में प्रकृति किसको डिनोट किया जाता है, किसको कहा जाता है, इस तरीके से। या कभी क्वेश्चन में अनुवांशिकता से, जो माता पिता से जो गुण मिलते हैं वो किससे संबंधित है, उसमें प्रकृति दे देगा, अनुवांशिकता माने अनुवांशिक या अनुवांशिकता नहीं देगा। और उसमें बाकी रहेगा वातावरण रहेगा, पोषण रहेगा, प्रकृति रहेगा, इनमें से सभी रहेगा, इस तरह का दे देगा ऑप्शन। या ये भी दे देगा अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों एक साथ इंक्लूड कर देगा, ये भी कर सकता है। तो वहाँ पे किसको टिक करना होगा? प्रकृति को आपको टिक करना होगा। तो अनुवांशिकता मतलब होता है प्रकृति। वातावरण कैसे, जैसे लोग कहते हैं जनरल भाषा में, आप सुने भी होंगे, जैसा खाइएगा वैसा ही मन होगा आपका। उसी तरीके से यही है, जैसा पालन पोषण होगा, कहा जाता है जैसा पालन पोषण होगा वैसा ही मतलब वो बनेगा। वही चीज़ है, जैसा वातावरण उसको मिलेगा वैसे ही वो क्या होता है, इंसान बनता है। जैसे मैं अगर किसी चोर डाकू के मोहल्ले में किसी बच्चे को रख दिया जाए, वो राजा का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, तो वो चोर डाकू ही बनेगा, राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि वैसा उसका वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है। वही पोषण होता है, जैसे खाओगे वैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसे कर्म करोगे वैसे पाओगे, ऐसे भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसे के किस नाम से डिनोट करते हैं? पोषण से डिनोट करते हैं। तो प्रकृति तथा पोषण दोनों प्रभावित करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बच गया वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क्या बचा था? तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, एक ऑप्शन आपका बच गया, ऑप्शन नंबर 3। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अब इसको भी समझा दें, सांस्कृतिक क्या हो गया, इसकी विविधताएं क्या होगी। जैसे प्रत्येक संस्कृति का अपना रूल, रीति रिवाज, सारा चीज़ होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि घर में चप्पल जूता बाहर खोल के आते हैं, कुछ लोग का होता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नियम, वो रूल। तो सबकी संस्कृति का अलग अलग तरीके की विविधताएं होती है, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। ये जनरल भाषा में हम जानते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। आप भी कहेंगे कि सर कितना समझाती हैं, इतना टाइम लग गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एकदम इतना ईजी बना देंगे इसको कि लगेगा नहीं कि कभी ये सीटेट का है। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ये प्रश्न आपने देखा, अरे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं था, ये क्या पूछ दिया। हो सकता है आपके मन में बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान। कुछ चीज़ें नहीं भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आप शिक्षक बनने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप सही टिक करके आइए। देखिए कैसे इन्होंने पूछा, निम्न में से, ऐसे ही अंडरलाइन कीजिएगा, जैसे हम बनाते हैं वही आप अपने अंदर मतलब बिल्ड कीजिए। ये चीज़ क्या कीजिए, अपने अंदर बिल्ड कीजिए, ये वैसे ही कीजिए। प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं तो सीटेट का आप प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस बनाएंगे और कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएंगे, ये याद रखेंगे। कोई अन्य प्रैक्टिस सेट बनाने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रश्न, इन्होंने पूछा कोई प्रश्न है, इसमें 4 तरह के प्रश्न हैं, उसमें कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा, यानी उसको बढ़ाने का, उसको आगे करने का उदाहरण है। यानी ये सब 4 तरह के प्रश्न उदाहरण है। इसमें से कौन सा है जो विवेचनात्मक बच्चों में चिंतन बढ़ाएगा? अब विवेचनात्मक चिंतन शब्द सुन के आप घबरा गए, ये क्या पूछ दिया? अरे अपने बचपन में देखा है, जब आप 9, 10, 6, 7 या 1, 2, 3 में पढ़ रहे थे, वो कोई कोई शब्द लिखे, इसका विवेचना कीजिए, उसका विवेचना कीजिए, उसका विवेचना कीजिए। वो कभी आपने कॉमन सेंस करके देखा है कि उस किसी चीज़ का विवेचना करने के लिए आपसे कहा गया, उसका उत्तर आप एक लाइन में विवेचना कर दिए हो, या एक लाइन में कि भारत की राजधानी ये है, या चाहे पटना की राजधानी, सॉरी बिहार की राजधानी पटना है, इस तरह का है क्या एक लाइन में? नहीं ना किया ना। विवेचना मतलब कोई टॉपिक या कोई भी चीज़ दे दिया गया, कहाँ मतलब क्या है और क्यों है, इस तरह का अब उस पर विवेचना करना है, सोच के पूरा, मतलब एक तरह से पूरा जितना उसका कहानी है कह देना आपको, सोच समझ के, वही विवेचना करना होता है। इसमें देखिए कौन ऐसा नहीं है और कौन ऐसा है, उसको टिक करना, आगे बढ़ना है। चलिए बाकी पहला ऑप्शन छोड़ते हैं,
दो तीन चार ऑप्शन पढ़ेंगे। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। अभी सोच के उत्तर दीजिएगा 10 राज्यों का, कि लिख दीजिएगा कि भारत के राज्यों के नाम ये है। हाँ 10 राज्य, ये हो गया बिहार, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये फलाना ढकाना, 10 को नाम कोई भी डालें और क्या के लिख दिए, काम खत्म। तो ये क्या ऐसा लग रहा है सोच समझ के पूरा विवेचना किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ पे आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, बस वो याद है, बस लिख दिए, काम करता है। 2 से 10 तक पहाड़ा लिखो, याद किए लिख दिया। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। अब किसी चीज़ को पढ़ देना, मतलब एक तरह से वाचन कर देना, बोल देना है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सोच समझ के पूरा अच्छे तरीके से उस पर विवेचना कर रहे, नहीं कर रहे ना। तो किसको करेंगे? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, जो तटीय इलाके हैं वहाँ के लोग क्या खाते हैं, और साथ में इन्होंने लगाया है क्यों खाते हैं भाई, वजह क्या है, करो विवेचना। अब लगा ना आपका दिमाग कि पूरा लिखना है, मुझे लिखना है तो करेक्ट आंसर है, कुछ करना ही नहीं है, देखना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास का चरणीय सिद्धांत। वही विकास का चरणीय, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण कितने। अब ये भी पूछा जाता है कि जीन पियाजे का जो विकास का सिद्धांत है कितने चरण में है, तो 4 चरण में है, चारों का नाम लिखना होता है। चलिए छोड़िए ये क्वेश्चन, कुछ और है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट जोर देता है, यानी 4 इसमें लिखे गए हैं, चारों में किस पे यह स्पष्ट तरीके से जोर देता है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 एक तरह के ऑप्शन है, ये भी कॉमन सेंस रखिएगा। अगर 2 एक तरह के ऑप्शन रहते हैं, उन दोनों में से किसी एक को टिक निश्चित रूप से करना होता है, उसमें से एक सही हो सकता है। तो 2 ऑप्शन एक जैसे है, दोनों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें से मुझे मालूम है इसमें से कोई ना कोई सही होगा। लेकिन बाकी सब देख लेते हैं, 2 और कौन है। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, स्पष्ट रूप से केवल और केवल एक चीज को इंडिविजुअल इंडिकेट करता हुआ बता रहा है, सांस्कृतिक कारक। विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, दूसरा जो ऑप्शन है वातावरणीय कारक को दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है सांस्कृतिक कारक, एक ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है जो कह दे अनुवांशिक कारक। तो ये इंडिविजुअल किसी एक चीज़ को इंडिकेट करता हुआ या केवल शब्द लगा हुआ, वो लगभग आंसर क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ये हमने काटा और ये हो गए बाहर। बच क्या गया? बच गया विकास की निरंतरता या विकास की अनिरंतरता। ये दोनों पे किसी एक को टिक करना है। तो हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये क्रम के अनुसार होता है, लेकिन हमेशा निरंतर नहीं होता है, हमेशा निरंतर नहीं होता है, इसीलिए इसको चरणों में बांट दिया गया। हाँ ये एक ले लीजिए, ये एक ले लीजिए, ये एक ले लीजिए, ये एक ले लीजिए। नहीं तो वो डाल देते कि हाँ एक ही बार विकास हो रहा है, अब रुकेगा नहीं, ये अंत तक जाएगा, मरने तक जाएगा विकास। ऐसा नहीं होता, इसलिए इन्होंने क्या किया, चरण वाइज बांट दिया। इसीलिए इसको कहते हैं विकास की अनिरंतरता। किस पे जोड़ देता है? विकास की अनिरंतरता। तो यहाँ पे आपने सीखा ये भी कि 2 एक तरह का ऑप्शन है, उसमें दोनों में से एक सही हो सकता है, ज़्यादा गारंटी रहता है कि उसमें से कोई एक ऑप्शन सही हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और चलिए, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में, अब इसमें देखिए अंडरलाइन कैसे करना, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा, यानी ये नीचे में कारक दिए गए हैं। विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। विद्यालयों में बच्चों का अधिगम क्या है? सीखना होता है। तो विद्यालय में यानी कौन सा कारक ऐसे है जो विद्यालय अगर कोई बच्चा जाता है तो उस बच्चे का अधिगम से जुड़ाव, यानी उसे सीखने का जुड़ाव क्या होता है, प्रभावित होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, या कुछ ना कुछ फर्क उससे पड़ता है, यानी उसके सीखने पे प्रभाव वो डालता है। तो बहुत सारे कारक हैं। किसी भी जो भी चीज़ बच्चे से जो कोरिलेशन में आ जाए, कोरिलेट हो जाए, वो निश्चित रूप से वो प्रभाव डालेगा। वो क्या होगा? प्रभाव डालेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है पारिवारिक समाजीकरण, ये प्रभाव डालेगा कि नहीं? अगर पारिवारिक समाजीकरण खराब है, हो सकता है कि नशे में धुत रहे, बच्चे को पढ़ने नहीं दे, मार दे, पीट दे, और वातावरण वहाँ का एकदम खराब रहे, परिवार का, मैं समाज का नहीं हूँ, तो परिवार का यानी जो माँ पिता होता है जो भी है, तो वो खराब रहे। हो सकता है कि बहुत डेवलप हो, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना, अच्छे तरीके से सारा चीज़ करना, और मतलब सारे चीज़ में हेल्प करना। इसका मतलब उसका होमवर्क लेके मत बना देना, ये गलत है, उसे बनाने देना, लेकिन हर चीज़ से हेल्प करना। वहाँ वाईगोष्ठी वाला अपना लीजिएगा तो और मज़ा आएगा। वाईगोष्ठी वही पाढ़ वाला,
आगे होगा प्रश्न को डील करेंगे। चलिए यहाँ देखना हमें पारिवारिक समाजीकरण, तो ये डिपेंड करता है, निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। तो चलिए इसे क्या करते हैं, हम सही पे टिक करते हैं। समकक्षी संबंधों, समकक्षी संबंध, अब आपको समझ में नहीं है समकक्षी, समकक्षी मिस हो गया जो आपके पीयर, देखिए अंग्रेजी में भी लिखा होगा आपको यहाँ पे पीयर्स रिलेशंस, यानी जो समकक्ष के जो आपके संबंध है, यानी जो बच्चे हैं जो समकक्ष, आपके नहीं जो बच्चे हैं उनके, वो भी निश्चित रूप से डालेगा। जो आसपास के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं वो सारी चीज़ आपने देखा होगा। कुछ बच्चे, मतलब ये कॉमन सेंस में मत लीजिएगा, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। कॉमन सेंस में इसलिए क्योंकि अगर इस पे चले जाएंगे कोई द्वंद्व पैदा होता है, क्या मैं कहना चाहता हूँ उस पर। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, आपने देखा होगा समूह जो बनाते हैं कुछ बच्चे, कुछ जो तेज तरार रहते हैं उनका अलग समूह हो जाता है, जो ये ऑटोमेटिक बनता है, माने उसके दोस्त बन जाते हैं। जो कमज़ोर जो छात्र होते हैं ना, चाहे घूमने फिरने वाले, वो अलग बना लेते हैं, एक जगह रहते हैं। तो ये अगर इस तरीके से कोई टीचर कराता है ना, मतलब कैटेगरी वाइज बांटता है, तो ये गलत होता है, क्योंकि ये बच्चों में कैटेगराइज कर रहा है और वर्गीकृत करना शिक्षक का महत्व नहीं देता। सारे बच्चे जो होते हैं वो एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये समकक्षी संबंध जो होता है वो भी प्रभाव डालता है, निश्चित रूप से डालता है। दोनों डाल दिए। सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक के बारे में बताया कि सब जगह विविधताएं होती है और सारी सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व देना चाहिए हमें, वो एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रभावित डालते हैं। जैसे लैंग्वेज सीखना हो, चाहे किसी भी चीज़ में सीखना हो, जो जैसा संस्कृति से आएगा उस तरह का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता ही है। अब यहाँ पे है बच्चों का आत्मसम्मान। अब बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा दीजिएगा तो हो सकता है कि बच्चा ज़्यादा बोलता हो, बोलेगा ही नहीं, ये भी है। तो ये चारों जो है ये सारे निश्चित रूप से इम्पैक्ट डालेंगे सीखने पे। जो बच्चे से रिलेटेड होगा वो निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। तो इस तरह के जब भी ऑप्शन आए कि कौन सा बच्चे का अधिगम से जुड़ाव को प्रभावित करेगा, ये करेगा वो करेगा, वो निश्चित लगभग ऑल सही होते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अनुशासन या दंडात्मक भी आ जाएगा, उसे भी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लासरूम में पीट रहे हैं, मार रहे हैं तो दिक्कत है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 को, जो भी चीज़ें ऑप्शन 3 4 आए वो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करने से आए, वो लगभग सही होते हैं। तो 1 2 3 4 चार ऑप्शन टिक कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको ये मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गए हैं पियाजे जी। पियाजे से संबंधित पहला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का देखा जाए तो इनके कितने चरण में इसे बांटे गए हैं। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक लिखा गया है। अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, अंग्रेजी में सेम नाम होता है और प्राक भी कभी कभी लिख दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये दूसरा अवस्था होता है। जीन पियाजे के बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। वैसे हम आपको नोट्स भी दिखा देते हैं हिंदी क्लब के, यहाँ पे हम आपको नोट्स भी दिखा देते हैं। जीन पियाजे का यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा वो कितना अच्छे तरीके से ये धमाका सीरीज़ का नोट्स बना हुआ है। यहाँ जीन पियाजे लिखा है, क्या क्या उनका सकारात्मक शब्द है, और इसमें देखिएगा अहम केंद्रित या आत्मकेंद्रित वार्ता वगैरह सारे के बारे में लिखा हुआ है और इसी को अपडेट भी किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो पहला जो स्टेज होता है उसका संवेदी पेशीय अवस्था होता है। इसमें कौन कौन सा शब्द जो इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ लिखा गया है। उसके बाद दूसरा है, और इसमें हमने बोला भी था कि जन्म से 2 वर्ष होता है कि ये शैशवावस्था हो जाएगा, ये बाल्यावस्था का हो जाएगा। बाल्यावस्था को 2 भागों में हमने बांटा है, एक पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा, एक मतलब उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा बाद वाला। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें देखिएगा तो आंसर डायरेक्ट लिखा गया, प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक विचार, प्रतीकात्मक जो मिल गया, सिंबॉलिक जो है। तो ये किस में आ रहा है? तो इसमें आ रहा है प्राक संक्रियात्मक या पूर्व, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो अंग्रेजी में है। प्राक भी मिल जाएगा, पूर्व भी मिल जाएगा। तो ये है। इसके अतिरिक्त इसमें और चलिएगा तो इसमें सारे के बारे में लिखा गया है। इसमें हम विकास का आपको नहीं दिखा पाए थे, विकास का भी देखिएगा, ये विकास आपका स्टार्ट हो गया। इसमें देखिएगा तो आपको इसमें मिल जाएगा वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था बहुआयामी होता है। देखिए यहाँ लिखा गया विकास जो होता है बहुआयामी होता है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है कि तो ये डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं अगर अच्छे तरीके से ऐसे अपग्रेड भी कर रहे हैं। बस आप लोग साथ देते रहिए, निश्चित रूप से इसके वीडियोस भी बने हुए हैं, तो धमाका सीरीज का वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, ये आपको बताना है। क्या कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिलोमिक
शब्द को देखिएगा, अब प्रतीकात्मक नहीं समझ में आएगा, अंग्रेजी शब्द देखिएगा, अनुक्रमिक वर्गीकरण। अब हम थर्ड वाला पढ़ते हैं तो ये और ये और ये थर्ड में मिल जाते हैं, यानी इसके बाद जो है ठोस अवस्था जो आता है, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आता है उसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये जो था प्रतीकात्मक खेल, ये किस में मिलेगा आपको? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में या अवस्था में, जीन पियाजे के अनुसार इसमें मिलेगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसको जब समझ में नहीं आए तो आराम से ऊपर जाइएगा और यहाँ पे जब पढ़िएगा कि क्या है प्रतिलोमिक मीन्स क्या होगा, रिवर्स कर लेना। क्या कर लेना? रिवर्स। यानी रिवर्स वाला जो आता है, पलटावी का जो गुण आता है वो किस में आता है? तो पलटावी का गुण आपका आ जाता है किस में? पलटावी गुण क्या होता है? थर्ड वाले में आता है। वो क्या होता है, जैसे मैं आपसे कह दिया 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 4। अब वही उससे पूछा जाए 4 भागे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये वो नहीं कर पाता है, पलटावी का गुण उसमें नहीं आ पाता कि ऐसे तो हो मतलब ये हो गया, लेकिन ऐसे जाने में उसको दिक्कत महसूस होता है, वो पलटावी गुण नहीं आता। वो कब आता है? तो वो थर्ड वाले में आता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसी प्रश्न का उत्तर देखना था पूर्व संक्रियात्मक चरण के बारे में। तो वो क्या कर पाता है? तो प्रतीकात्मक खेल कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो उसी पे खेल है, देखिए उसी पे ये प्रश्न है। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। दूसरे प्रतीकात्मक जो खेल होता है सिंबॉलिक होता है, यानी सिंबल के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। यानी दूसरे किसी का दृष्टिकोण क्या होता है नहीं समझ पाती। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से, अपनी पकड़ जिसका पकड़ है उतना ही, उससे बाहर की वजह से वो परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के अनुसार सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो ये आपको बताना है। तो अभी आपने सीखा कि जब भी प्रतीकात्मक खेल आए तो वो किस में जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस में जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसको देखा आपने, इसको टिक किया, 1 नंबर आपका फिक्स, यानी दोनों में 1 नंबर फिक्स। तो निश्चित रूप से अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्लियर होगा। अब थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करने हैं। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? देखिए सबसे जरूरी है कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का मॉडल है उसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से निश्चित रूप से आपके प्रश्न आते हैं कितने इसे चरण में बांटा गया है, कि 3 चरण है, तीनों चरण क्या क्या कहते हैं। और मैं आपको बता दें ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होते हैं। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो चरण वगैरह पढ़िएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। निरंतरता के कारण ये गलत। नैतिक विकास एक प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। हमने बताया कि जो भी विकास वगैरह का चर्चा होगा वो क्या है, एक क्रम के अनुसार चलता है लेकिन निरंतर नहीं होता है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर है। किसी एक चीज़ को इंडिविजुअल इंडिकेट करता हुआ ऑप्शन, ये भी गलत होगा। देखिए कितना तेज़ी से आराम से काट सकते हैं, थोड़ा तेज़ी से बढ़ाएं। हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा तो आगे बताइएगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। लेव वाइगोस्की कौन सा निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास क्षेत्र। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। अब हमने कहा एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, वही सही हो जाएगा। यहाँ केवल अध्यापन के कारण ये गलत हो गया, केवल मूल्यांकन के कारण ये गलत हो गया। और दोनों चीज़ को एक जगह इंडिकेट करता हुआ ऑप्शन है अध्यापन मूल्यांकन, जिसके कारण ये सही हो गया। अब यहाँ से ऐसे हो गया। अब देखिए दूसरा चीज़ ये है क्या, सारा चीज़ मतलब ऑप्शन से देख के आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा चीज़ देखिए समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होता है? समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या होता है? ये किसका ये है? तो ये लेव वाइगोस्की का है। किसका है ये? लेव वाइगोस्की का है। अब देखिए मान लीजिए अभी कोई बच्चा है जो साइकिल को हैंडल उसका पकड़ लेता है और हैंडल पकड़ के उसको डुगराना शुरू करता है। डुगरा रहा है, अपना लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, लेकिन उसको क्या करना है? उसे सीखना है साइकिल चलाना, वो दौड़ाना सीखना है। वो दौड़े यानी साइकिल पे बैठ जाओ, वो आराम से चला सके, ये सीखना है। अब ये बीच का जो दूरी होता है, जो बीच का यानी वर्तमान स्तर ये, सीखने वाला स्तर ये, और बीच का जो गैपिंग होता है उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समझ में आ गया? जो वर्तमान स्तर और जो विकास करने मतलब जहाँ
विकास हो जाएगा वो, उन दोनों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये नाम ही लिखा गया समीपस्थ, यानी समीप है किसके, विकास के क्षेत्र, यानी जो विकास का संपूर्ण विकास का क्षेत्र है वो ये वर्तमान विकास है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब मान लीजिए उसे साइकिल चलाना सीखना है, हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि उस बच्चे को मतलब सीट पे बैठा दे और थोड़ा सा उसको क्या किया, थोड़ा सा उसको पकड़ लिया, कहा कि हम पकड़े हैं तुम चलाओ को पैडल मार के वो चला रहा है और धीरे से वो क्या किया, छोड़ दिया, धीरे से वो क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो भी देखा जा रहा है कि वो चला ले रहा है। तो ये बीच वाला थोड़ा सा हेल्प हुआ, तो बीच वाला थोड़ा सा अस्थायी रूप से वो हेल्प किया, थोड़ी दूर तक साइकिल वो पकड़ा, फिर वो खुद से चलाना सीख गया। इसको कहते हैं पाड़ या ढांचा। एक तरह से कहा जाए सीढ़ी है ये क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। कोई ये जो अस्थायी रूप से कोई व्यक्ति उसे हेल्प करता है उसे पाड़ या ढांचा कहते हैं। अब यहाँ पे कहा जाए कि इसका इस्तेमाल निम्न में किसके लिए करना चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है अध्यापन और मूल्यांकन। अध्यापन क्या हो गया, अध्यापन जो हो गया वो हो गया कि जो भी अध्यापन आप करा रहे हैं वो, मूल्यांकन हो गया कि आपने मूल्यांकन कर लिया कि क्या सीखा क्या नहीं, ठीक है। तो अध्यापन और मूल्यांकन के क्षेत्र में इसे उपयोग करना चाहिए। टीचिंग एंड असेसमेंट में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये कहा जाता है। अब बाकी सब तो ये काट ही दिया। चौथा ऑप्शन है प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, यहाँ पहचान करने की बात कर रहा है इसलिए इसे काट दिया हमने। चलिए आगे, जो बचेगा उसी को टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाते हुए, कोई एक विशिष्ट संप्रदाय है, कोई कंटेंट है या कोई भी चीज़ टॉपिक वगैरह जो भी चीज़ हो उसको पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। बच्चे को क्या करती है, आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, किस रणनीति का हमने कहा कि अस्थायी रूप से हेल्प करे, थोड़ा सा मदद करे। जब भी इस तरह का लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है, पाड़ या ढांचा होता है, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। 2 नंबर टिक किया, आगे बढ़ेंगे। बाकी सब क्या करना है, काट देना है। बाकी सब मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि एक एक ऑप्शन तो मैं कटवा सकता हूँ, दंडात्मक अधिगम अनुकूलन वगैरह, लेकिन अगर किसी मतलब ये है किसी मनोवैज्ञानिक का पूछा जा रहा है उसका पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। जैसे पाड़ या ढांचा हमने पहले बता दिया क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जब सीटेट का ऑफिशियल आंसर की आने से पहले दिया गया था क्या, तो 4 नंबर दिया गया था, क्योंकि इसमें नहीं लगाना था उन्हें। लेकिन जब हम ऐसे ही आंसर दे रहे थे तो उसके बाद हमने कहा देखिए ना, अनुशासन वाला कर दिया ये सही। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने 3 आंसर इसके दिए हैं। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो उसके 3 आंसर उन्होंने बताए हैं, 1 आंसर, 2 आंसर और 3 आंसर। तो याद रखिए ये तीनों सही है और ये क्या है, गलत है। अब चलिए देखते हैं कैसे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति, यानी जो भी अभिवृत्ति नीचे लिखा गया है वो एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। प्रगतिशील मतलब प्रगति के अनुसार, एक अच्छा समझिए कक्षा माहौल के अनुसार है। पहला, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। जैसे में कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो बच्चों से पूछा जाता है कि ये किया जा रहा है, आपको इस माने आप बड़े हो गए ना, कब बड़े के क्लासों में देखा होगा आपने, कोई भी निर्णय लिया जाता है बच्चों की सहभागिता लिया जाता है कि ये किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है, इसमें कुछ चेंजिंग है तो कहिए, कुछ कहना चाहते हैं तो वो, जैसे बीएड वगैरह आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे कहा जाता होगा। तो उसमें बच्चों की सहभागिता लेना बहुत जरूरी होता है कोई भी निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो भी स्कूल चल रहे हैं तो किसके लिए चल रहा है, कोई शिक्षक के लिए नहीं चल रहा है, शिक्षक की सैलरी के लिए नहीं चल रहा है, बेरोजगारी के लिए नहीं चल रहा, वो चल रहा जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं उसके संपूर्ण विकास के लिए। बच्चे भी पढ़ने क्यों आते हैं आपके पास, इसलिए आते हैं क्योंकि वो दैनिक जीवन में जब आ जाएँ जो भी उसके परेशानी है उसका सॉल्यूशन वो ले सके, उसका हल ढूंढ सके, इसलिए वो बच्चे स्कूल जाते हैं। बहुत बड़ा ये मसला है, इसको समझ लिए कि पूरा सीटेट क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, जरूरी है। दूसरा, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। अब भय मुक्त और भय युक्त दोनों 2 शब्द है, यहाँ लिखा है मुक्त और एक शब्द होता है युक्त। युक्त मीन्स भय को लेके चलने वाला, मुक्त मीन्स होता है बिना भय के। तो ये जरूरी है ना बाबू, बिना भय के अधिगम वातावरण की संरचना। यानी अगर बच्चा डरा हुआ है पूरा, अभी देखा होगा आपने, रूल वगैरह सब कुछ बन गया है कि बच्चों को नहीं मारना, बच्चे को नहीं मारना। इससे क्या फ़ायदा होता है, बच्चे भयमुक्त आते हैं। अब पहले क्या होता ना कि बच्चा बोल भी नहीं पाता था, जैसे कुछ पूछा सर लगे डंडा गिराने तो बच्चा क्या होता था, बोल नहीं पाता था, सीख नहीं पाता था, कुछ नहीं जानता था, कुछ डाउट होता था बोलता था।
बोलता था चाहे डर के मारे बोलता था, को पिटा जाता था या डर के मारे पूछ नहीं पाता था अगली बार से। तो इस तरीके से बच्चे का भविष्य का विकास नहीं होगा। तो जब बच्चे कौन है भावी मतलब जो भी बिहार या भारत जो भी लेके चलिए, तो जो बच्चे होंगे ना उस भारत या बिहार का विकास करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका संपूर्ण विकास हो, अच्छे से विकास हो, क्योंकि एक नया बिहार या नया भारत का निर्माण वही बच्चे करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए भयमुक्त वातावरण की होना चाहिए, कोई बच्चे को भय नहीं हो। तीसरा, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। हमने इससे पहले भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में एक लाइन बोला। हमने बोला कि जितना शब्द मैं बोलूँगा, थक गया हूँ बोलते बोलते, लेकिन जितना शब्द बोलूँगा वो सारे शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्यक्तिगत विभिन्नता हमने एक बार यूज कर लिया कि सारे जो भी बच्चे हैं सभी पे व्यक्तिगत रूप से उसे ध्यान देना चाहिए। अब व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? प्रत्येक बच्चे के अंदर विशेष रूप का विभिन्नता होता है, यानी प्रत्येक बच्चे में अलग अलग तरह की विभिन्नता है। कोई इतना तेज़ी से सीखता है, कोई धीरे सीखता है, कोई ऐसे सीखता है, कोई ऐसे सीखता है। इस तरह की विभिन्नताएं प्रत्येक बच्चे में पाई जाती है कि इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार आपके शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन। हाँ, बाह्य अनुशासन आ गया, भय युक्त वाला, भय मुक्त होना चाहिए। अब बाह्य अनुशासन, यार यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, वो करना, उधर के डंडा लेके चलाना, सुनो कि ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, बाकी सब 3 ऑप्शन सही हो गए। तो सीटेट ने भी 3 ऑप्शन इसका सही किया है और चौथे वाले को काट दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट हो जाता है उसको अलग से लेके आएंगे, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से चल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। बहुत अच्छा, ये चीज़ हमने बोला कि सारे चीज़ हमने पहले ही एक क्वेश्चन में 1 घंटा में बोल दूं तो 10-20 क्वेश्चन उसमें आराम से चलिए। ये भी उसमें हमने समझा दिया पहले ही कि स्थिर समूहों में पृथक ना करें कभी भी। ये छोड़ दीजिए सारे प्रश्न को, ये पृथक करने का जब बात आ जाएगा ना, तो वो क्या कर देंगे, पृथक करना मतलब एक तरह से द्वंद्व करना। क्या करना, द्वंद्व करना, एक तरह से मतलब बच्चों में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे आपस में बराबर हैं, सभी बच्चे आपके लिए ही आए हैं, आप ही उनके भगवान हैं, आप ही उनके गॉड हैं, आप ही पढ़ाइएगा तो उनका संपूर्ण विकास हो पाएगा। इस तरीके से सोच रख के सीटेट का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निश्चित रूप से 100% क्वालिफाई होइएगा। तो ये देखिए इन्होंने ऑप्शन क्या दिया, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, काट दीजिए। अध्यापक के लिए कोई छात्र नहीं आता, छात्र स्कूल नहीं आता है। स्कूल किसके लिए चलता है, तो विद्यार्थी के लिए यानी छात्र के लिए। जब विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, ये भी काट दीजिए, क्योंकि बच्चों के संदर्भ में जो होगा वही सही होगा। 2 ऑप्शन और बच गए। जब बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा करने नहीं देता। आगे प्रतिस्पर्धा करने, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या शब्द लगा दिया, नई शब्द लगा दिया, जिसके कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो बच क्या गया, जो बच गया वो करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ही एक पॉइंट और भी आपको सीखने को यहाँ मिल रहा, वो पॉइंट क्या है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में है। तो बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है, जो बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये क्या होता है, बुद्धि लब्धि जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं। आपने देखा होगा कभी कभी बचपन में, आपने देखा होगा कोई बच्चे बहुत कमज़ोर रहते हैं और आगे चल के वही तेज़ तर्रार हो जाते हैं, और कोई बच्चे बहुत तेज़ तर्रार रहता है और आगे चल के कुछ बन नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता है, भोदू हो जाता है। लेकिन बचपन में बहुत तेज़ तर्रार था। तो ये क्या होते हैं, अस्थायी नहीं है। ये बुद्धि लब्धि जो IQ जो होता है वो संकल्पना अस्थायी नहीं है। ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए कि ये इसका IQ ये भोदू है ऐसा करके चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो क्लास में एक बच्चा था और मतलब उसको सभी चिढ़ाते थे। मतलब एक तो बोल साफ तरीके से नहीं पाता था, तो लटपट बोलता था, और तेज़ तर्रार भी नहीं था, बहुत तेज़ तर्रार नहीं था, मतलब बहुत कमज़ोर था, लिखने पढ़ने सारे चीज़ में कमज़ोर था, बहुत चिढ़ाते भी थे सब, तो आता था पढ़ने के लिए। आज के डेट में हमने देखा कि वो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बन गए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार है, खेती वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो एक टेक्निकल सीख लिया, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह सीख लिया, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके उससे काम करवा रहे हैं। हम भी उसके सामने एक बार गए थे, तो मैंने देखा कि वो बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है मोबाइल पे। कोई था प्रॉब्लम, किसी दोस्त वगैरह का था, तो वो काम कर रहा था बहुत ही बारीकी से। मतलब हमने कभी बचपन में ये चीज़ नहीं सोचा था कि उतना बारीकी से कोई इंसान काम कर सकता है। मतलब जो बोधू समय जो कहा जाता था वो।
आपने देखा यहाँ पे कि जिसका बुद्धि कम था वो एकदम छोटे से छोटे डिवाइस पे आराम से काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो मदरबोर्ड होता है वो कितना छोटा-छोटा होता है उसमें, उस पे काम कर रहा है। तो ये क्या होता है, अस्थायी नहीं होता, बच्चों को चिन्हित के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं, कभी चिन्हित नहीं करना चाहिए, आप ही उसके गॉड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे 12 नंबर पे पहुँच गए। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये हॉवार्ड गार्डनर से निश्चित रूप से एक प्रश्न रहेगा। हॉवार्ड गार्डनर को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हॉवार्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह-तरह की अध्ययन रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, क्योंकि हॉवार्ड गार्डनर का सिद्धांत कौन-सा है? वैसे जब नोट्स में चलिएगा तो यहाँ पे हमने रखा भी है हॉवार्ड गार्डनर का। यहाँ पे जब चलिएगा तो यहाँ विधि हो गया, संवेग हो गया, पियाजे हो गए और पियाजे के बाद लेव वाइगोस्की हो गए। लेव वाइगोस्की के बारे में ये सारी चीज़ है। किसका उपेक्षा इन्होंने किया है, स्कैफोल्डिंग वगैरह, मचानिया ढांचा, सारी चीज़ के बारे में है। कोलबर्ग के बारे में पूरा है। थर्नडाइक के बारे में बुद्धि है। बुद्धि के बाद यहाँ बुद्धि में ही आ जाएगा आपका गार्डनर। गार्डनर का क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जब भी गार्डनर का चर्चा आएगा, अब सभी बुद्धि के बारे में पूछा जा सकता है। इस बार ये पूछा गया, अगली बार किसी बुद्धि के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसका है, गार्डनर का है, हॉवार्ड गार्डनर का है। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में जानना चाहिए कि जब भी गार्डनर वगैरह का सब प्रश्न पूछे वहाँ बहु शब्द लगा हुआ अधिकतर आपने देखा होगा, तो वो लगभग सही होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गए कौन सा, हॉवार्ड गार्डनर जी आ गए, हॉवार्ड गार्डनर, और यहाँ पे आ गया बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। देखा आपने और टिक किया और आगे बढ़ेंगे और आपको मिल जाएगा 1 नंबर। सामान्य बौद्धिकता के बारे में इनके पूर्व जो थे, सामान्य मतलब जनरल, तो उनमें आ जाएगा तारक वगैरह, ये सारे अदर में आ जाएंगे। तो ये हो गया, कट गया, जो बहु के साथ इंक्लूड हो गया वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 1.5 यानी 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? द्विशब्दीय उच्चारण। अब यहाँ पे आपको इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। द्विशब्दीय क्या हो सकता है? 2 शब्द, कोई भी 2 शब्द। तो बच्चे इसको समझ लीजिए, बच्चों में भाषा विकास कैसे होता है। कि बच्चों में पहले क्या होता है, बच्चा रोता होता है, उस तरीके से भाषा का उपयोग करता है, यानी पूर्व मौखिक या पूर्व भाषाई काल जिसको कहते हैं उसमें रोता होता है, या चेहरे के भाव वगैरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इशारे से समझ सकते हैं, ये सारे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब एक शब्द बोलता है। क्या होता है, एक शब्द बोलता है। और एक शब्द में क्या होता है ना, जैसे मैं कोई भी सामान मांगना है तो उसको मान लीजिए कि उसको पंखा वगैरह चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ वो देखा, वो बोला, तो इशारे से कोई एक शब्द निर्माण कर लेता, उस तरीके से बोलता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ मांग रहा है। तो एक शब्द का होता है, जिसे होलोफ्रेसिको अवधि कहलाता है। इसके बाद आता है आपको द्विशब्दीय, यानी शब्दों का संयोजन करना सीखता है, 2 शब्दों का। को द्विशब्दीय जब भी आएगा को ये समझ जाइएगा कि द्विशब्दीय को हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, जिसे तार प्रसिद्ध वाचन कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तार प्रसिद्ध वाचन कहलाया जाता है। इसके बाद उसमें उन्नत भाषा का विकास हो जाता है और इसमें कुछ त्रुटियों का भी प्रयोग होता है। जैसे में आपने देखा होगा कभी कभी कि जितने स्तनधारी देखेंगे को कुत्ता सीख लिया बोलना, तो वो कुत्ता ही बोलेगा। तो इस तरह का आता है प्रॉब्लम, इस तरह का त्रुटि वो करता है कि वो वाचन का अधिविस्तारण, ओवर एक्सटेंशन वगैरह कहा जाए, ओवर एक्सटेंडर या अंडर टेक्शन शब्द वगैरह यूज होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरह का, जैसे में पहला दिया गया है, तो पहला क्या हो गया आपका, तो ये दोनों देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो गया तार प्रसिद्ध वाचन, जिसे टेलीग्राफिक स्पीच के अंग्रेजी में देखिएगा कि इसको टेलीग्राफिक स्पीच के नाम से याद कर लीजिए, टेलीग्राफिक स्पीच। जब भी ओवर एक्सटेंशन वगैरह का जब चर्चा चले तो ये एक तरह का त्रुटि वगैरह हो जाता है। एक और आता है नियोलिज्म, इसको नववाद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नववाद कहते हैं। नववाद हो गया कि जब बच्चा कोई नया शब्द क्रिएट करता है उसे नववाद कहते हैं। इसके बाद बकवाद आता है। तो बकवाद क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब बच्चा बड़बड़ाना वगैरह कुछ ज़्यादा बोलना वाला शुरू करता है, बड़बड़ कुछ करता है लेकिन समझ में नहीं आता है, बड़बड़ाना वगैरह को हम बबलिंग वगैरह के नाम से जानते हैं, ये स्टार्टिंग में ही आ जाता है। को बड़बड़ाना वगैरह मेरे ख्याल से इसलिए दिया हुआ है कि हो सकता है या नववाद की द्विशब्दीय उच्चारण में इसे देख के आदमी टिक कर दे, क्योंकि बच्चे को बकवाद वगैरह होता है ना, बच्चा बोलता है समझ में नहीं आता, तो उसमें इसलिए। लेकिन द्विशब्दीय जब भी ऑप्शन आए तो वो किसके साथ जाएगा, तार प्रसिद्ध वाचन यानी टेलीग्राफिक स्पीच के साथ ही जाएगा, ये कन्फर्म रहिएगा।
थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया ताकि इस तरह के प्रश्न आए कि उसे टिक कर सके। अगला क्वेश्चन, ये तो हमने 50 बार से अधिक बार बताया है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन दर्शाता है कि जब भी लड़का लड़की में डिफरेंस पैदा हो तो वो क्या होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। और लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता या रूढ़िवाद दर्शाता है। तो ये 2-3 शब्द है। वैसे नोट्स में भी देखिएगा तो इसके शब्द हमने, मेरे ख्याल से और भी शब्द होंगे कि नोट्स में हमने शायद लिख रखा है। इसे एक बार चलते हैं नीचे, शायद मिल जाए। इसके लिए ये देखिए, यहाँ पे हमने ये भी लिख रखा है आपको, व्यक्तिगत विभिन्नता, समाजीकरण, एजेंसी, जेंडर। देखिए इसके लिए हमने क्या किया, जेंडर पक्षपात, सामाजिक संरचना है, और इसमें यहाँ पे हमने शब्द लिखा, लिंग विभेद, जेंडर विभेद, लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता। ये सारे शब्द लड़का लड़की में विभेद करने वाला मिले तो वो क्या होते हैं, गलत होते हैं। और उसी को अब मतलब ये करना है, उसी को टिक करना होता है कि जब भी विभेद करें, कुछ नहीं करना है। लैंगिक रूढ़िवादिता हमने देखा, टिक के आगे बढ़ जाएंगे। लैंगिक विभेदीकरण नहीं, ये लैंगिक लड़का लड़की के अंदर डिफरेंस हो जाएगा कि ये बनावट एक तरह से कहा जा सकता है। तो ये विभेदीकरण, रूढ़िवादिता में इसका हो गया, ये कुछ चीज़ें लेके हम लोग चल रहे हैं। लड़की जो होती है ना, उसके पास दिमाग नहीं होता, लड़का के पास तो बहुत दिमाग होता है, कि ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। वही यहाँ लिखा है, दिमाग से सोचते हैं, लड़के जो होते हैं दिमाग से करते हैं, वो हृदय से करती है। तो इस तरह का जब भी ऑप्शन आए तो क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता। 15 नंबर क्वेश्चन, और ये हो गया आज का अंतिम प्रश्न। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन विधि, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है। यहाँ पे पूछा है नहीं होता होगा, यानी कौन सा नहीं होता होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सा है। अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन, समकक्षी मूल्यांकन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। केवल शब्द लग गया, इसे हम नहीं पूछा है तो इसे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। इस्तेमाल नहीं होता होगा को कौन सा नहीं होता होगा, को किसी एक चीज़ को इंडिविजुअल इंडिकेट करता हुआ ऑप्शन देखा हमने, टिक किया और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो होता है ना, उससे भी देख के आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी क्लब पे बहुत सारे चीज़ सिखाए जाते हैं। एक प्रश्न जो आप सभी के लिए, और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने का। जैसे ही आपका लाइक्स वगैरह बढ़ेगा, 50-60 लाइक्स आते हैं और थोड़ा सा थक गए हैं इस समय, फिर से आपको वीडियो जल्द ही देने का कोशिश करेंगे। और ये आप लोगों का प्यार रहा तो जल्दी हम जितने भी पेपर हुए सारे पेपर क्लोज कर लेंगे। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और सांस्कृतिक के स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। नए क्वेश्चन यही सारे हैं आपके। ये 16 दिसंबर 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी का सॉल्यूशन हम देख रहे थे। और मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रश्न में आपको, मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ आपको स्पष्ट हो गए। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।